दोस्तों आखिर क्यों बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को अपना ही देश छोड़ के इंडिया में असाइलम लेना पड़ा? और बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक कोटे सिस्टम के लिए हो रहे हैं या इसके पीछे कोई और रीज़न भी है? और ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा कैसे हो गया कि यहाँ भीड़ लाखों की तादाद में आ गई? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश एक नया देश बनता है, जिसके पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के फादर भी हैं। इन्होंने ही सबसे पहले फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा लाया, जिसमें 30% सीट्स सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए दी गई। मेनली इसमें मुक्ति वाहिनी के लोग थे, जिसके चलते 97 में जो प्रेजेंट आर्मी थी वो काफ़ी डिससेटिस्फाई थी इससे। इसके चलते ही इनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। यही एक मेन रीज़न भी बना इनके असैसिनेशन का। पर इनकी फैमिली से सिर्फ 2 लोग बचे और ये दोनों ही इनकी बेटियां थी, और जिसमें से आगे चल के शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर भी बनती हैं बांग्लादेश की। शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद ज़ियाउर रहमान देश के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो कि हालांकि कोटा सिस्टम में काफ़ी चेंजेस तो करते हैं बट उसको ख़त्म नहीं करते हैं। इसके चलते इनको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इनकी भी डेथ असैसिनेशन के चलते ही हो जाती है, क्योंकि इनका जो पॉलिटिक्स का तरीका था वो काफ़ी अलग था। ना ही नेशनलिज्म और ना ही सेकुलरिज्म में मानते थे। ये बेसिकली रिलीजन बायस पॉलिटिक्स करते थे, क्योंकि बांग्लादेश की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स थी। इनके असैसिनेशन के बाद इनकी वाइफ खालिदा जिया इनकी पार्टी BNP यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी को लीड करती हैं। वहीं शेख हसीना यानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी अवामी लीग को लीड करती हैं। 1990 में खालिदा जिया पहली बार जो है प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, और इसके अगले टर्म यानी कि 96 में शेख हसीना पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। और यहीं से ये फ्रीडम फाइटर वाले कोटे में और चेंजेस होने लगते हैं। बेसिकली पहले इसमें सिर्फ जो फ्रीडम फाइटर्स है सिर्फ उनके लिए ही ये कोटा था, बट शेख हसीना ने अगले ही साल इसमें चेंजेस कर दिए। इसमें इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी ऐड कर दिया, जिसके चलते ये नेक्स्ट टर्म यानी 2001 में प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन पाती हैं। बट ये 2008 में प्राइम मिनिस्टर बन के वापस आती हैं, तो उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े चेंजेस करती हैं। पहले ये जो जितनी भी अपोजिशन पार्टी है उन पे अलग अलग इंक्वायरी कराती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी पार्टी BNP की लीडर खालिदा जिया पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं और उसके लिए एक इंक्वायरी टीम बनाती है, और ये मामला कोर्ट तक जाता है और कोर्ट में खालिदा जिया को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। फिर आता है ईयर 2018, जब पहली बार एक बहुत बड़े लेवल पे फ्रीडम फाइटर कोटे के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है, और ये प्रोटेस्ट लगभग बांग्लादेश की सभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, स्टूडेंट के द्वारा आम जनता भी इसमें शामिल होती है। और इतने प्रेशर में आके शेख हसीना सिर्फ एजुकेशन को छोड़ के बाकी सभी सेक्टरों में इस कोटे को ख़त्म कर देती हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये शेख हसीना इस सिस्टम को पूरी तरह क्यों ख़त्म नहीं कर देती ताकि ये प्रोटेस्ट हो ही ना। इसके पीछे रीज़न है इनकी पार्टी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर मुक्ति वाहिनी के हैं। क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त शेख मुजीबुर रहमान का साथ देने वाले मुक्ति वाहिनी के ही लोग थे, और जिसके चलते ही उन्हें आज़ादी मिली थी। तो इसके चलते उनको एक कोटा दिया गया था। और जैसे इंडिया में लोग सरकारी नौकरी लेने के लिए डोनेशन का यूज़ करते हैं, वैसे ही बांग्लादेश में लोग ये फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट लेने के लिए लोन तक ले लेते हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद 2014 में भी शेख हसीना की सरकार बनती है। हालांकि इन पे कुछ एलिगेशन तो लगते हैं, पर फिर भी ये सत्ता में आ जाती हैं। जिसके बाद ये फ्रीडम फाइटर वाला कोटा हटाया गया था, इसको वापस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके चलते ढाका यूनिवर्सिटी में एक मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स और कुछ पब्लिक लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। मेनली इस प्रोटेस्ट स्टूडेंट लीड कर रहे थे, उनका नाम है आसिफ महमूद, नाहिद इस्लाम और अबू बकर मजूम। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ जाते हैं कि इसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ साथ अब आम जनता भी इसमें शामिल हो जाती है, और लगभग हर कोई अब सड़कों पे था। जिसके चलते मिड जुलाई में शेख हसीना जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और ये उनकी एक सबसे बड़ी गलती साबित होती है। एक्चुअली इसमें वो कहती है कि जो ये कोटा है ये फ्रीडम फाइटर के बच्चों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। बांग्लादेश में अगर किसी को रजाकार कह दिया मतलब उसको एक तरीके से एंटी नेशनल या देशद्रोही बोल दिया गया। इसके चलते अब ये प्रोटेस्ट वायलेंस का भी रूप ले लेता है। जहां लोग अभी शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब वो पुलिस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, और इसमें जो BNP के स्टूडेंट विंग थे वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, और ये प्रोटेस्ट काफ़ी मैसिव लेवल पे हो जाता है कि इसको अब कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके चलते पुलिस भी अपने एंड से टीयर गैस तक का इस्तेमाल करती है, पर यह प्रोटेस्ट अब काफ़ी बड़े लेवल पे होने लग गया था। और तभी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाता है। इसमें पूरे कोटे सिस्टम को हटा के सिर्फ 5% का रिजर्वेशन रखा जाता है। बट अब लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो इस लेवल तक चला गया है कि अब उनको शेख हसीना का रेजिग्नेशन चाहिए और वो पब्लिकली आके माफ़ी मांगे, क्योंकि लोग ये मानने लगे थे कि ये वायलेंस उनकी वजह से ही हुआ है और यही उसकी जिम्मेदार है। इसके बाद इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे तीनों स्टूडेंट गायब हो जाते हैं, और लोग पुलिस से भी इंक्वायरी करते हैं कि ये स्टूडेंट कहाँ गए। इसके बाद उनका एक वीडियो सामने आता है जिसमें ये प्रोटेस्ट को रोकने की बात कर रहे होते हैं, बट अब लोग रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि उनका भी मानना था कि ये वीडियो उनसे ज़बरदस्ती बनवाया गया है और लोग
कि सिर्फ यही डिमांड रह गई थी कि अब शेख हसीना को रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा और माफ़ी मांगनी होगी। और इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट देख के इन तीनों ही स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाता है और ये स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि इनके साथ टॉर्चर हुआ है, इनको मारा पीटा गया और इनको इंजेक्शंस लगाए गए। जिसके बाद प्रोटेस्ट करने वाले सभी लोग पीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और प्लान करते हैं कि वो पीएम हाउस तक पहुंच के ये प्रोटेस्ट करेंगे। इस चीज़ को देखते हुए शेख हसीना आर्मी की मदद मांगती हैं, बट आर्मी चीफ इस चीज़ से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट इस लेवल पे है कि आर्मी भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसके लिए आर्मी चीफ जो है शेख हसीना को बताते हैं कि आप रिज़ाइन करके यहाँ से कहीं और चले जाएं और उनको शिफ्ट करने के लिए जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कर देंगे। जिसके लिए पहले तो शेख हसीना रेडी नहीं होती है, पर बाद में वो एग्री कर जाती हैं। पर उनकी एक शर्त होती है कि उन्हें बांग्लादेश के लोगों को एक मैसेज देना है, जिसके लिए आर्मी चीफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने रिजाइन कर दिया है। इसके चलते लोग पीएम हाउस की तरफ और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सिर्फ 45 मिनट में ही शेख हसीना जो है रिज़ाइन करती हैं और आर्मी की मदद से बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंचती हैं। वहां से वो इंडिया में आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया से इसके लिए पहले ही बात कर ली थी, क्योंकि यूएस और लंदन दोनों ने ही उनको अपने देश में पनाह देने से मना कर दिया था। और इसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है अटैक्स में बदल जाते हैं। ये अटैक्स होते हैं स्पेशली माइनॉरिटीज़ यानी हिंदूज और अदर कम्युनिटीज़ के लोगों पे, साथ ही साथ अवामी लीग के कुछ लीडर्स पे भी। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ये जो है शेख हसीना के फेवरिंग लोग हैं और इसके चलते काफ़ी वायलेंस होता है, जिसमें मेनली जो टारगेट बनते हैं वो हिंदूज़ बनते हैं। आखिर हिंदूज़ को ही क्यों टारगेट किया, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर वैल्यूएबल लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।